वेलकम बाय माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मन लगा करके पढ़ रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलते हैं, आज हम लोगों का जो अध्याय है क्लास टेंथ केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है, सॉरी सेकेंड लेसन, केमिस्ट्री का जो हमारा सेकेंड लेसन है जिसका नाम है अम्ल, भस्म और लवण। याद रखेंगे क्या है? अम्ल, भस्म और लवण। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अम्ल क्या है, भस्म क्या है और लवण किसे कहते हैं, और इससे जुड़ी हुई जो भी हमारी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको भी हम पाठ में ही क्लियर करते चलेंगे। तो क्या होगा कि आपको वहाँ परीक्षा में जो भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूछेंगे तो आपको बाहर से किताब पढ़ने और अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। केवल आप हमारी वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहें तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं पाठ की तरफ कि अम्ल क्या है। अगर आपसे कोई पूछे अम्ल, तो अम्ल का मतलब होता है, याद रखेंगे, एसिड। अम्ल का अर्थ क्या होता है? एसिड। अम्ल का मतलब एसिड। यह शब्द जो है एक लैटिन शब्द है, एसिडस। याद रखेंगे, अम्ल शब्द एक लैटिन शब्द एसिडस, जिसका अर्थ होता है खट्टा, इसी से लिया गया है। एसिड एक क्या है? लैटिन शब्द एसिडस, जिसका अर्थ होता है खट्टा, से ही लिया गया है एसिड। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछे कि एसिड शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो लैटिन शब्द एसिडस से। कहां से? एसिडस, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। इसी से क्या बना हमारा? एसिड। कोई दिक्कत? अब समझते हैं कि कोई पूछे भाई अम्ल क्या है, तो अम्ल वह है जिसका विलयन खट्टा होता है, यानी जिसका जलीय विलयन जो होता है ना वो खट्टा होता है। यानी अम्ल को जब तक आप जल में नहीं डालेंगे वो खट्टा स्वाद में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ जलीय विलयन खट्टा होता है, यानी जल में डालते हैं तो खट्टा होता है, जल में नहीं डालेंगे खट्टा नहीं होगा। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे कि अम्ल क्या है, तो अम्ल वह है जिसका जलीय विलयन खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। अगर कोई भी धातु होगा और उससे अगर अम्ल को अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सी देगी? हाइड्रोजन गैस। जैसे एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा अम्ल है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हमारा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे इसको हम लोहा से अभिक्रिया कराएंगे FeCl2 से, तो क्या हो जाएगा? FeCl2, यानी फेरस क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? ये फेरस क्लोराइड बनेगा और बनाएगा कौन सी? H2O। क्या बनाएगा? H2। क्या बनाएगा? H2। ये हाइड्रोजन गैस है। क्लियर? इसी तरह से कोई दूसरा ले लीजिए ना, कोई दूसरा उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए आप लेते हैं H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको आप कोई भी दूसरा धातु मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराइए, जस्ता से अभिक्रिया कराइए, क्लियर, कोई से कराइए, तो बनेगा ZnSO4। ZnSO4 आप प्लस क्या निकालेगी? हाइड्रोजन गैस। क्या निकालेगी? हाइड्रोजन गैस। यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करती है, अम्ल है चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो, कोई भी अम्ल हो, तो उसे अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? हाइड्रोजन गैस। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा कि अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल वह है जिसका जलीय विलयन, अम्ल वह है जिसका जलीय विलयन क्या होता है? खट्टा होता है, और धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। कोई दिक्कत यहां तक? चलते हैं आगे, हमारा क्या कहता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई भस्म क्या है, अब देखिए अभी अभी आप चैप्टर क्या पढ़ रहे थे? अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल, भस्म और लवण। तो भस्म क्या है? तो भस्म को अंग्रेजी में बोलते हैं बेस। भस्म को क्या बोलते हैं हम लोग? बेस। यानी भस्म हुआ है जिसका जलीय विलयन, यानी भस्म हुआ है जिसका जलीय विलयन क्या होता है? कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? सॉरी, करवा। जलीय विलयन कैसा होगा? करवा होगा। और ये अम्ल को उदासीन करने, यानी कि अम्ल से अभिक्रिया करके क्या कर देती है? उसके गुण को खत्म कर देती है और लवण और जल बनाती है। तो आपसे कोई पूछे कि भस्म क्या, तो भस्म हुआ है जिसका जलीय विलयन करवा होगा और यह अम्ल से अभिक्रिया करके उसके गुण को उदासीन कर देता है, और वह उदासीन करने के बाद कैसा बनाता है? वो लवण बनाता है। क्लियर? तो भस्म समझ गए, लवण। फिर से, अम्ल क्या है? तो अम्ल वह है जो स्वाद में खट्टा होता है, और भस्म क्या है? जो स्वाद में करवा होता है, जिसका जलीय विलयन कैसा होगा? करवा। क्लियर? अम्ल स्वाद में खट्टा, अम्ल स्वाद में खट्टा और भस्म स्वाद में करवा होता है। यहां तक कोई दिक्कत? चलते हैं आगे की तरफ, हमारा क्या कहता है क्वेश्चन। चलिए बाजी, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि अम्ल क्या है और भस्म क्या है, नहीं?
आगे हैं, याद रखेंगे कि विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे कि कोई भी अम्ल हो या भस्म हो, लवण हो, इसका जलीय विलयन अगर विद्युत का संचालन करते हैं, विद्युत का संचालन का मतलब जिससे विद्युत धारा जाती है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, विद्युत अपघट्य। ठीक है, कोई भी अम्ल हो या कोई लवण हो या कोई भस्म हो, अगर उसका जलीय विलयन है और उसमें विद्युत धारा अगर देते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह होती है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विद्युत अपघट्य। जैसे मान लीजिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्लियर। और उसके जलीय विलयन ले लीजिए, HCl ले लीजिए, इसका जलीय विलयन कि इसमें जल मिला दीजिए और इसमें आप करंट दीजिएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो उसको कहेंगे विद्युत अपघट्य। क्या बोलेंगे हम लोग, विद्युत अपघट्य। अगर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, विद्युत अनअपघट्य। क्या बोलेंगे, वैसे पदार्थ जिसका जलीय विलयन विद्युत का चालन नहीं करती उसको क्या कहते हैं, विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत अनअपघट्य। यहां तक क्लियर। जिसमें विद्युत धारा जाएगी विद्युत अपघट्य, जिसमें विद्युत धारा नहीं जाएगी अनअपघट्य। जैसे एक उदाहरण लीजिए, एक पोर्सिलेन का बर्तन लीजिए, चीनी मिट्टी का बर्तन जिसको कहते हैं, क्लियर। वो क्योंकि विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्लियर। चीनी मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, जैसे अब ले लीजिए, यहां पर हम ले लेते हैं। अब समझिए, ऐसे चीनी मिट्टी का बर्तन लीजिए और इसमें जल भर दीजिए, इसमें शुद्ध जल भरिए। क्या भरिए, शुद्ध जल, शुद्ध जल। ठीक है, यानी आशुद्ध जल इसको कह सकते हैं, आशुद्ध जल। याद रखेंगे विद्युत का क्या होता है, कुचालक, विद्युत का कुचालक। आपसे परीक्षा में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। क्या होता है कि शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, कुचालक। हवा विद्युत का क्या है, कुचालक। हवा भी विद्युत का कुचालक, शुद्ध जल भी विद्युत का कुचालक। परीक्षा में कोई डाउट, याद रहेगा ना। परीक्षा में जब भी पूछेगा शुद्ध जल कुचालक, हवा कुचालक। अगर हवा सुचालक होती ना तो उस तार में हमारे दरवाजे के आगे से जो बिजली का लाइन गई हुई है उसमें करंट है, नहीं करंट है, तो हमको भी झटका लग सकता था। लेकिन वह क्या है, कुचालक है, इसीलिए हमको झटका नहीं लगता है। चलिए देखिए, ये शुद्ध जल है, विद्युत का क्या होता है, कुचालक। कैसे है समझिए एक तरह से। अब इसमें जल भर दिया, शुद्ध जल, इधर से हमने एक विद्युत की तार गिरा दी और इधर से हम एक उंगली डालते हैं अपनी, हमको कोई झटका महसूस नहीं होता है, कोई झटका महसूस नहीं होता है। यानी शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करती है, इसलिए कोई झटका नहीं लगता है, क्लियर। ऐसा मत कर देना, क्योंकि हमारे यहाँ का जो जल होता है वो अम्लीय होता है तो उसमें झटका लगेगा। शुद्ध जल की बात हमने किया है, ऐसा नहीं कि वो टीना का बर्तन ले लेना है, वो कटोरी ले लेना, उसमें रख कर तार करके और देखना गिरा करके झटका मार देगा बस, नहीं, ऐसा मत कर लियो, है ना। तो क्या करना, हमको चीनी मिट्टी का बर्तन लेना है, क्योंकि वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। शुद्ध जल लेना है, अशुद्ध जल, क्लियर। लेकिन क्या किया, ये देखो एक लड़का है ना, बहुत खचरा लड़का है, वो क्या किया, जैसे हम उंगली डाले हुए थे, इधर उधर देख कर झट से नाता नहीं जेबी में से निकाला अम्ल और उसमें टपका दिया। अम्ल समझ ना, नींबू का रस 2 बूंद टपकाया, झटका मारा कस के हाथ में, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे हमने इसमें नींबू का रस डाला ये जल हो गया कैसा, अम्लीय। क्या हो गया, ये अम्लीय, और विद्युत का चालन कर दिया, नहीं कर दिया। तो आपने समझा कि विद्युत अपघट्य कौन, तो जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होगा और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे अभी शुद्ध जल था तो विद्युत धारा का प्रवाह हुआ, तो नहीं हुआ तो हुआ विद्युत अनअपघट्य। क्या हुआ, अनअपघट्य। जैसे अम्लीय विलयन बन गया तो क्या हो गया, विद्युत अपघट्य, क्लियर। तो हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत अपघट्य और विद्युत अनअपघट्य, क्लियर। आगे चलते हैं हम लोगों को, आगे कहता है हमारा कि जैसे हमारा देखिए विद्युत अनअपघट्य में कौन कौन से उदाहरण है, तो याद रखेंगे ग्लूकोज हमारा क्या है, विद्युत अनअपघट्य का है। यूरिया, एल्कोहल, ये इथर, ये सब क्या है, विद्युत अनअपघट्य है, इससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। जलीय विलयन में उपस्थित आयनन विद्युत धारा के संचालन में सहायता करती है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि विद्युत का चालन कैसे होता है, नहीं पूछता है, जैसे क्लास 9 में पढ़े होंगे धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। अभी आपने पढ़ा कि जलीय विलयन सुचालक है, अम्ल का जलीय विलयन सुचालक है, भस्म के जलीय विलयन सुचालक है, तो कैसे, तो इसलिए क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे आयनन के कारण। किसके कारण, आयनन के कारण। आयनन क्या है, तो उसमें जो परमाणु है ना, इलेक्ट्रॉन, वो टूटती है, टूटने के कारण वह विद्युत का साथ संचालन करने में क्या करती है, मदद करती है। यूं समझिए कि अगर कोई पूछे जलीय विलयन किसके कारण विद्युत का सुचालक, तो आयनन के कारण। किसके कारण, आयनन के कारण। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। इसके लिए एक प्रयोग करते हैं कि हमारा जलीय विलयन विद्युत का सुचालक कैसे है। इसके लिए हमने एक प्रयोग किया, जैसे मान लीजिए,
चलते हैं आगे की तरफ। क्या कहता है, एक हमारा चित्र देख रहा है, ऐसे चित्र हमारा उल्टा बन गया है यहाँ, इसको हम अपने चित्र हाथ से फिगर बना लेते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। एक क्या करेंगे, जलीय विलयन लीजिए, एक बीकर, ठीक है। एक क्या लेंगे हम लोग, ये बीकर लेंगे और इसमें जल को भर देते हैं। किसी को दिक्कत? और इसमें 2 प्लेट डालिए। एक क्या करेंगे, तांबे का शुद्ध प्लेट और एक तांबे का अशुद्ध प्लेट। एगो को कहते हैं हम लोग कैथोड और एगो कहेंगे हम लोग एनोड। क्या बोलेंगे हम लोग? एनोड। क्लियर? और इसमें ना जलीय विलयन HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दीजिए, या दूसरा भी ले सकते हैं H2SO4। क्लियर? और ये दोनों को एक तार से जोड़ दीजिए। इस तार से क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और यहाँ एक बल्ब लगा दीजिए। लगा दिए। लगाने के बाद जैसे ही स्विच दीजिएगा ना, ये बल्ब क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये जल जाएगी। क्लियर? इसका मतलब है कि जल जो है, जब अम्ल दिए हैं तब विद्युत का चालन कर रही है, विद्युत का चालन कर रही है, अर्थात अम्ल द्वारा विद्युत का संचालन होता है। या दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं आप। एक बैटरी ले लीजिए। यहाँ पर क्या हमारा बैटरी, बैटरी में 2 पोल लगी होती देखे होंगे। क्लियर? एक से एक तार जोड़िए, दूसरे से दूसरे तार को जोड़िए। क्लियर? और इसको ले आइए। अब अलग अलग दोनों को जोड़िएगा तब विद्युत धारा तो चलेगा? नहीं चलेगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब इसको क्या कीजिए, इसको तार को रख दीजिए कहाँ, एक अम्लीय विलयन में, अम्लीय विलयन में। क्लियर? ये तार को भी ला करके यहाँ डाल दीजिए और यहाँ पर अब तार में एगो बल्ब जोड़ दीजिए, विद्युत का बल्ब जल जाएगा। समझे? फिर से समझिए इसको। जैसे समझिए ऐसे, आप एक बैटरी ले लीजिए। क्लियर? ये हमारा क्या है, बैटरी है। एक ऋण पर ले लीजिए और एक धन प्लेट ले लीजिए। ले लिए? अब इस तार को ऐसे लीजिए, एक तार को ऐसे लीजिए, और दोनों को एक जगह जोड़ना नहीं है, बल्ब में जोड़ना नहीं है। बल्ब में जोड़िएगा तो जलेगा ही, लेकिन अब जोड़ते नहीं, हम इसमें बल्ब लगा देते हैं एगो तार में। अब बताइए क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। अब क्या करेंगे, इस दोनों तार को रख देते हैं कहाँ ला करके, एक ड्राम में हम जलीय विलयन बनाए हुए हैं, किसका, अम्ल का, यानी H2SO4 का विलयन है, इसमें हम रखते हैं। जैसे इसमें गिराएंगे कि बल्ब यहाँ क्या हो जाएगी, जल जाएगी। जैसे अम्ल में गिराएंगे कि बल्ब, अब फिर तार को आप निकाल लीजिए, हाथ से क्या करिए, दोनों को उठा कर निकाल लीजिए, तो देखिएगा नहीं जलेगी। फिर रख दीजिएगा तो जलेगी। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप क्या करेंगे, एक तार को आप ले आइए खींच करके, बल्ब को लगा दीजिए और दोनों तार को मत सटाइए। सटाइएगा तो बल्ब जलेगा ही, लेकिन आप दोनों तार को सटाइए नहीं। एक नींबू ले लीजिए, नींबू, और नींबू में ऐसे सटाइए तो देखिएगा वो जलेगा, बल्ब जलेगा। नींबू में सटाइएगा तो बल्ब जलेगा। यानी नींबू जो है ना वो अम्लीय है, उसका जलीय विलयन कैसा है, अम्लीय है, जिसके कारण धारा का प्रवाह होता है। तो आपने अभी तक क्या समझा कि विद्युत धारा यानी आयनन के कारण धारा का प्रवाह होती है, और इसके लिए हमने क्या किया, एक प्रयोग किया। कोई दिक्कत? आगे हैं अम्ल के कुछ और गुण हैं, जैसे आर्हेनियस के सिद्धांत। हमारे अम्ल के क्या गुण हैं, आर्हेनियस का सिद्धांत। यानी आयनन समझ गए, जल द्वारा विद्युत धारा के अपघट्य आयनों को विघटित होने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, आयनन। यानी कि कोई मान लीजिए कोई जल है, किसी जल में आप विद्युत धारा दिए, धारा देने के कारण वह छोटे छोटे कणों में क्या हो गया, टूट गया। इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, आयनन बोलते हैं, याद रखेंगे। अब आर्हेनियस का अम्ल और भस्म की परिभाषा देखिए। आर्हेनियस साहब ने अम्ल का और भस्म का परिभाषा अपने तरीके से दी है। पिछले हमने क्या पढ़ा, अम्ल हुआ है जो स्वाद में खट्टा है, नहीं हुआ है जो हाइड्रोजन धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। इसी चीज को आर्हेनियस साहब ने क्या कहा कि अम्ल हुआ है, अम्ल हुआ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है, जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। माने कोई भी अम्ल लीजिए, जल में घुलाइए, क्या देगा, हाइड्रोजन आयन। जैसे देखिए HCl क्या है हमारा, अम्ल है, ये क्या हमारा, अम्ल है, और ये क्या हमारा, जल है। दोनों को अभिक्रिया कर दिया, यानी कि जल में घुल गया, तो घुलने के बाद बनाया है हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन। ये धनायन है और ये ऋणायन है। धनायन क्या होता है, ऋणायन क्या होता है, आगे समझते हैं। देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी पदार्थ अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, ठीक है ना, तो वो बनता है धनायन। देता है तो बनता है धनायन, और लेता है तो क्या बनता है, ऋणायन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, क्लास आप 9th में पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेशित। और जितने तत्व हैं, जितने परमाणु हैं, सब में होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन, सॉरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जैसे कार्बन है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन,
6 इलेक्ट्रॉन तो 6 प्रोटॉन, ऑक्सीजन है तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, नाइट्रोजन है 7 इलेक्ट्रॉन तो 7 प्रोटॉन। जितने हैं सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर, इसीलिए परमाणु विद्युतता क्या होती है? उदासीन। कभी कभी आपसे पूछता है परमाणु विद्युतता उदासीन क्यों होते हैं, तो क्या लिखेंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। अब समझिए एक तरह से बात। अब मान लीजिए कि हाइड्रोजन है या क्लोरीन है, सपोज दैट, तो हाइड्रोजन क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे देगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऋण की संख्या क्या हो जाएगी? कम जाएगी, तो धन की संख्या अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा धनायन। लेकिन मान लीजिए क्लोरीन किसी से लिया है इलेक्ट्रॉन, तो पहले से उसको था 17 गो इलेक्ट्रॉन और 17 गो प्रोटॉन, एगो ही किसी से ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? इसकी बढ़ गई। प्रोटीन तो 17 ही रहा, इलेक्ट्रॉन ऋण वाला क्या हो गया? बढ़ गया, तो ये हो गया ऋणायन। ठीक है, यानी कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन लेता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है तो होता है ऋणायन, और देता है तो होता है धनायन। ऐसे समझिए कि आपको अगर हम पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास धन ज्यादा है तो हम हुए धनायन। आप लिए हैं कर्जा तो आप ऋण लिए हैं तो ऋणायन हुए। आप कर्ज लिए तो क्या हुए? ऋणायन। हम दिए तो हम धन दिए तो धनायन हुए हम। क्लियर? बात खत्म। तो आप समझ गए कि कोई भी क्या करती है, जो अम्ल है वो जल में घुलेगी तो क्या बनाएगी? हाइड्रोजन आयन देगी। जैसे उदाहरण के तौर पर और लीजिए कोई भी उदाहरण, जैसे मान लीजिए H2SO4 है, H2SO4 है ना, इसको आप जल में घुला दीजिए H2O में। जल में घुलाएंगे तो क्या बनेगा? 2H प्लस। क्या बनेगा? 2H प्लस, प्लस साथ साथ बनेगा SO4 माइनस। क्या बनेगा? SO4 माइनस। अब आप क्या समझे कि जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घुलाए हैं तो हाइड्रोजन आयन दिया, हो गया। इसी तरह से कोई भी लीजिए H2CO3, इसको आप जल में घुला दीजिए, H2O जल में घुला दीजिए, तब बनेगा क्या? तो 2H प्लस प्लस CO3 माइनस, है ना। ये जल में घुलने के बाद क्या बनाता है? हाइड्रोजन आयन। तो अम्ल वह है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आर्हेनियस का सिद्धांत दीजिए, अम्ल का सिद्धांत, आर्हेनियस के अम्ल का सिद्धांत, क्या बोलेंगे? अम्ल वह है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। तो अभी पीछे पीछे पढ़े, अम्ल वह है जिसका जलीय विलयन खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देता है। इसी चीज को आर्हेनियस ने अपने हिसाब से क्या बताए कि अम्ल वह है जो जल में घुल करके क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। अब हमारे आर्हेनियस के भस्म का सिद्धांत है। हमारे जो आर्हेनियस साहब थे वो भस्म के क्या कहते हैं? देखिए कि भस्म जो होगा वो जल में घुल करके हाइड्रा ऑक्साइड आयन देगा। क्या देगा? देखिए हाइड्रा ऑक्साइड OH, ये क्या बनाएगा? OH बनाएगा। देखिए वहां पर पहले H बन रहा था, यहाँ पर क्या बन रहा है? OH। तो OH का मतलब हुआ हाइड्रा ऑक्साइड, H का मतलब हुआ सीधे हाइड्रोजन। जैसे उन्होंने उदाहरण में दिया है, मान लीजिए कि उदाहरण हमारा क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हमारा? एक प्रकार का भस्म। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक प्रकार का भस्म। ये जल के साथ अभिक्रिया किया है तब बनाया है सोडियम और OH यानी हाइड्रा ऑक्साइड। ये क्या है? एक प्रकार का आयन। दूसरा उदाहरण भी आप ले सकते हैं KOH, यानी ये हमारा क्या है? पोटेशियम, KOH पोटेशियम ऑक्साइड। अब ये जल के साथ H2O के साथ अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करने के बाद बनाता है K प्लस। क्या बनाता है? K प्लस प्लस OH माइनस। क्या बनाता है हमारा? K प्लस OH माइनस, अर्थात जल में घुल करके क्या बनाएगा? हाइड्रा ऑक्साइड। तो आपने अभी तक फुल एंड फाइनल क्या समझा? आर्हेनियस के अम्ल का सिद्धांत और आर्हेनियस के भस्म का सिद्धांत। तो भस्म किसे कहते हैं? तो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड। अम्ल किसे कहते हैं? जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। कोई दिक्कत? और याद रखेंगे, एक बात ध्यान रखना है कि जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं, यानी कि जो भस्म जल में घुलेगा तो उसे क्षार कहेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे क्षार क्या है, तो जल में घुलने वाले भस्म को क्षार कहते हैं। जल में घुले भस्म को क्या कहते हैं हम लोग? क्षार। अब उदासीनीकरण पढ़ते हैं कि उदासीनीकरण क्या है। ऐसे तो हम लोग पिछले चैप्टर में ही पढ़े थे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? लवण और जल। ना तो उस पर अम्ल का गुण रहता है, ना ही
भस्म का गुण रहता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उदासीनीकरण। ध्यान देंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे कि अम्ल और भस्म, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करती है तो बनाती है कौन चीज? लवण और जल। इसको क्या कहते हैं हम लोग? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे NaOH, क्या बनाएगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? हमारा एक प्रकार का भस्म है। और एक हम ले लेते हैं अम्ल H2SO4, या दूसरा ही ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नहीं, ये अभिक्रिया करके बनाता है NaCl प्लस 2H2O। ये जो देख रहे हैं ये लवण है, ये क्या हमारा? और ये क्या हमारा? जल है। ये क्या हमारा? अम्ल है। तो यहाँ भस्म अम्ल अभिक्रिया किया तो लवण और जल बनाया। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उदासीनीकरण। क्या बोलेंगे हम लोग? उदासीनीकरण में कोई दिक्कत? अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाती है? लवण और जल। ना तो अम्ल का गुण रहता है और ना ही भस्म का गुण रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो खूब सोइए, ठीक है? घर पर नहीं सोते हैं, यहाँ आकर के सो जाइए तो पढ़ाई आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है? चलते हैं आगे। अम्ल के क्या क्या गुण हैं? ये आपसे पूछता है, परीक्षा में पूछेगा अम्ल के 5 गुणों को लिखे। अम्ल के कितने गुणों को लिखे हैं? 5। तो पहले याद रखेंगे, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टा। कोई भी अम्ल हो ना तो स्वाद में कैसा होगा? खट्टा। अब देखिए, अब खट्टा भी अलग अलग प्रकार का होता है, नहीं होता है? अब जैसे मान लीजिए हम नेहा को ले लेते हैं, इसके आंख पर एक पट्टी बांध देते हैं। पट्टी क्या? अब बांध करके देखे नहीं, इसको कहते हैं तनका जीभ निकालो। नहीं, अब तनका सा जो है हम इस पर दही गिराते हैं जीभ पर, पूछते हैं कौन सी है ये बता देगी दही। दही कैसा होता है स्वाद में? खट्टा होता है क्या? फिर इसको क्या करते हैं? फिर आंख बंद करके थोड़ा सा नींबू का रस चुआ देते हैं, पूछते हैं क्या है ये बता देगा कि नींबू का रस है। वो भी तो खट्टा होता है, वो भी कैसा होता है? खट्टा होता है। इसी तरह से थोड़ा सा टमाटर का रस टपका देते हैं, ये कहेगा हाँ सर टमाटर है, वो भी है। यानी कहने का अर्थ है कि जितने खट्टे हैं सबके अलग अलग खट्टापन है, स्वाद जो है उसका अलग अलग है। यानी कहने का अर्थ है कि अम्लों में खट्टा है तो खट्टा भी अलग अलग प्रकार के। तो किस में कौन खट्टा, कौन पदार्थ में कौन सा खट्टा, कौन सा आम्ल? तो याद रखेंगे, जो हमारा नींबू है और संतरा है उसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। कोई पूछे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तो नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल। जैसे सेब में है मैलिक अम्ल, इमली में है टार्टरिक अम्ल, सिरका में है एसिटिक अम्ल, दही में है लैक्टिक अम्ल, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, इसी तरह से चाय में है टैनिन अम्ल और लाल चींटी में होता है फॉर्मिक अम्ल। याद रखेंगे, कोई दिक्कत? आप समझ गए कि अन्य पदार्थों में अम्ल अलग अलग प्रकार के। आपके पाठ्य पुस्तक 22 में यहाँ पर अम्ल के कुछ ग्राफ दिए हैं, याद रखिएगा। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में आते हैं, यहाँ से पूछेगा आपसे अम्ल के स्वाद तो खट्टा, तब पूछेगा आपसे कि बताइए सेब में कौन सा अम्ल, तो आप क्या बोलेंगे? मौलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल? मौलिक अम्ल। पूछेगा नींबू में कौन सा अम्ल, तो सिट्रिक अम्ल, ठीक है। पूछेगा आपको विटामिन सी की गोली में कौन सा अम्ल, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल, है ना। लाल चींटी में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। चाय में कौन अम्ल? टैनिन अम्ल, है ना। तो इस तरह से आपसे अम्ल के बारे में पूछता है तो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और ऐसे हमारी वीडियो पर भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अम्ल है। ये परीक्षा में आप आराम से लिख देंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि भाई अम्ल में कौन से पदार्थ में किस प्रकार के अम्ल हैं। ये चलिए हो गया। तो अम्ल समझ गए कि स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल विषैले और तीव्रनाशक होते हैं। जितने भी अम्ल है ना वो विषैला और तीव्रनाशक होता है। अब समझेंगे विषैला क्या है। देखिए अम्ल आपके बॉडी में जैसे जाएगा ना तो आपको दर्द महसूस होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग कभी कभी भोज उज खाते होंगे, तो भोज में तो अच्छा खाना बनता ही है, तेल आर ज्यादा रहता है उसमें, एकदम धर के हुमच के हम लोग खा लेते हैं। क्या आओ ताओ देखते नहीं है, पेट लोड ले चाहे नहीं ले, एकदम मुंह को चमकाते जाते हैं और घिसते चले जाते हैं, क्या है कि नहीं। और जो हमारे मतलब पेट है वो बाद में क्या करता है, उसको अलाउ नहीं करता है कि अरे तुम कहाँ आ गया यार। और परिणाम क्या होता है कि पेट की अम्लता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नहीं, परिणाम क्या होता है, दर्द शुरू हो जाता है। पेट में नहीं दर्द हो जाता है खाने होने के। तो अब क्या करते हैं, अब दौड़ी दौड़ी आते हैं और साहू मेडिसिन जो है हमारे, नहीं वहां से तुरंत एक इनो लेते हैं कि नहीं लेते हैं, और झट से आप क्या करते हैं उसको पी लेते हैं। पीते हैं तो थोड़ी देर के बाद आप निकाल करके एकदम गैस को एकदम पूरा हटा देते हैं,
थोड़ी देर बाद आराम होता है, हाँ आप सर आप आराम भले हो सर, बड़ा दिक्कत रहे, होता है ना। यानी कहने का अर्थ है कि अम्ल आपके बॉडी में आ गया, जिसके कारण क्या हुआ, वो तीव्रनाशक और विषैले हुए, नहीं हुए। इसी तरह से दूसरा, मान लीजिए आपको कोई चींटी काट लेती है, बिरहनी काट लेती है, नहीं काट लेती है, तो आपको दर्द महसूस होता है ना। हमको तो बच्चा याद है, बच्चा थे ना हम जब, तो हमारी माँ किराना दुकान किया करती थी, ठीक है। तो किराना दुकान में चीनी तो मिलता ही है, मीठा मिश्री तो मिलता ही है, बहुत भी नहीं, अब तो बिरहनी आता भी नहीं है, बिरहनी का प्रजाति भी हमको लगता है खत्म हो गया। पहले तो बहुत प्रजाति रहती थी उसकी, नहीं 2-3 रंग का रहती थी, अब रहती है कम कम रहती है, पहले बहुत हमारी दुकान में आ जाता था। और ऐसा लहरचुट्टा वाला आती थी, बाप रे बाप क्या कहें, हमको भी उतना बुझने नहीं आता था। मम्मी को देखते थे उधर काम कर रही है, धीरे से बोरे में चीनी वाला में हाथ घुसा देते थे, और उसमें 10 गो बिरहनी पहले से 2 गो हाथी में काट लिया, और दौड़ते पैदल एकदम रख देले वहां जाते हैं। मम्मी भी 4 गो झुंझुना बांध देती थी, एकदम दौड़ते थे, झन 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 करते जाता था, बच्चा की बात कर रहे हैं, दौड़ते जाते थे वो वहां तक, फिर दौड़ते आते थे यहाँ, ऐसे करके पूरा लहरता था। फिर मम्मी जो है उसमें कुछ केरोसिन तेल और लगा देती थी, चुचकार उचकार के रखती थी। फिर से कल वही हाल, हम खचड़े कम नहीं करते थे, हम भी क्या करते थे, एक बड़ियाम खोल लेते थे, बड़ियाम उसमें थोड़ा सा रख देते थे चीनी, रख दिए, उसमें 50-60 गो बिरनी में अंदर चल गया, जैसे अंदर गया कि ढक्कन ऊपर से लगा दिए, रह बड़ा कटल ना वह मरस खचरा कहाँ के, नहीं सबको मार देते थे उसी में रखे, बंद कर दिए ढक्कन, उसे कुछ दिन के 1-2 घंटा रहा बेचारी, सब छटपट करके धीरे धीरे मर गई। जब सबका प्राण खत्म हो गया तब ढक्कन खोल के निकालते थे, खेला चिन्नी बड़ा कटलहर ना, हमू नहीं छोड़बा जान बदमाशी करे छ ना। कहने का मतलब है ये कि ये क्या होते हैं, वो हमारे बॉडी में क्या छोड़ देता है, फॉर्मिक अम्ल। ये लाल चींटी और बिरनी में कौन सा अम्ल रहता है, फॉर्मिक अम्ल रहता है, जिसके कारण हुआ क्या होता है, तीव्रनाशक और विषैले होता है, आपके बॉडी में आ जाता है। जैसे पिछले दिन आपने देखा था ना, हमारे शरीर में कौन जमा हो गया था, लैक्टिक अम्ल जमा हो गया, जिसके कारण हमारी बॉडी में क्रैम्प होती थी, नहीं क्रैम्प होती थी, दर्द, क्रैम्प का मतलब दर्द, यानी अम्ल आपके बॉडी में आएगा तो दर्द होगी। जैसे अभी पेट में अम्ल आ गया तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आया, पेट में दर्द, आपके बॉडी में कोई चींटी काट लिया, फॉर्मिक अम्ल आ गया तो दर्द नहीं, यानी अम्ल क्या होते हैं, तीव्रनाशक और विषैले होते हैं। आगे है, अम्ल का उपयोग सूचक के रूप में होता है। अम्ल का उपयोग किसके रूप में, सूचक के रूप में। अब हम समझे नहीं, देखिए अम्ल ये बताता है कि ये पदार्थ किस गुण वाला है, अम्ल ये बताता है कि यह पदार्थ किस गुण वाला है, यानी कहने का अर्थ है कि अम्ल आपकी प्रकृति को बताता है। आप कहिएगा कैसे, हम नहीं समझे, चलिए समझिए कि मान लीजिए आपके घर के अलमारी जो है उनमें 3 बोतल रखी हुई है, 3 बोतल। अब ये मत समझ लेना कि दारू का बोतल, नहीं, उसमें एक बोतल है अम्ल का, एक बोतल है लवण का, और एक है भस्म का, 3 है। कौन कौन, ए में है अम्ल, दूसरा में है भस्म, और तीसरा में है लवण, मान लीजिए, है ना। अब इसका जानना है कि कौन अम्ल है कौन भस्म है। अब मान लीजिए हमने इसमें से एक बच्चा को भेज दिया और जाओ वहां से तुम अम्लीय बोतल ले आओ, अब इसको तो पता ही नहीं चला, तीनों तो एक ही रंग का दिखाई पड़ रहा है, एक रंग का आकार, एक रंग का रंग है, अब पता ही नहीं चल रहा है कि कौन अम्ल है कौन भस्म है। तो ये क्या करती है, झट से वहीं पर एक रखा हुआ है कागज, लिटमस पत्र, क्या है, लिटमस पत्र, वो ले लेती है, लाल रंग का लिटमस पत्र है, उस पर एक बूंद डालती है, या नीले का ही है, एक बूंद डालती है। अब मान लीजिए अगर नीला वाला लाल हो जाए, नीला लिटमस पत्र है, एक बूंद डालने से उस बिलियन लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाए, लाल हो जाए, तो समझिएगा कि वो अम्लीय विलियन है। वो कौन है, अम्लीय विलियन है। नहीं, ऐसे तो चेक करके हम जान सकते हैं कि स्वाद में खट्टा है तो क्या है, वो अम्लीय है, लेकिन हो सकता है कि वो जहरीला चीज भी हो, जीभ पर रखिएगा जिए जल जाए, तब क्या होगा, नहीं। तो इसीलिए सावधानी करना क्या है, तो सूचक का उपयोग करेंगे। सावधानी क्या करना है, सूचक क्या करेंगे, एक लिटमस पत्र ले लेंगे और उस पर 1-2 बूंद गिरा करके देखेंगे, अगर नीला वाला लाल हो गया तो क्या हो गया, वो अम्लीय है। अगर मान लीजिए लाल वाला नीला हो गया तो वो क्या है, क्षारीय, क्या है वो, क्षारीय। अगर कोई रंग में परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा है वैसा रह गया, तो समझेंगे कि उदासीन विलियन है। क्लियर, उदासीन विलियन है, जिसको लवण कह सकते हैं। क्लियर, तो आपने देखा कि ये क्या है, सूचक के रूप में। तो सूचक के रूप में हम लोग कुछ प्रयोग करते हैं, जैसे याद रखेंगे लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज, फिलोथोफेलिन, ये सब हम किसका उपयोग करते हैं, सूचक के रूप में। लेकिन याद रखेंगे कुछ घरेलू सूचक भी होता है, घर में भी हम बता सकते हैं कि यह अम्लीय है कि भास्मिक है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर देखने से कैसा लगता है, पीला होता है, उसका रंग कैसा, और उस पर थोड़ा सा अम्ल डाल दीजिए, नींबू का रस, तो अब कैसा लगेगा जानते हैं, वो कैसा हो जाएगा, वो क्षारीय, अम्लीय गिराइएगा ना तो उसका रंग लाल हो जाएगा पूरा, जो पीला था वो कैसा हो जाएगा,
आप समझ रहे हैं ना कि हल्दी पाउडर का भी उपयोग सूचक के रूप में होता है। तो अम्ल की प्रकृति बता देता है। इसी तरह से मेथिल ऑरेंज है, इसी तरह से लाल गोभी का पत्ता है, ठीक है ना, ये सब क्या हमारा, लाल गोभी का पत्ता कैसा है हमारा, सूचक के रूप में, सूचक के रूप में। अब कहेगा सर जी हम समझे नहीं लाल गोभी का पत्ता। तो देखिए आप देखे होंगे ना गोभी या ठरिया का साग देखे हैं, नहीं, कभी कभी देखे होंगे उसके रंग में जब वह पौधा अंकुरित होता है, नहीं लाल गोभी इसका खास करके ये लाल गोभी का पत्ता जब वो अंकुरित होता है तो वो हरा हरा रहता है। कैसा रहता है वो, हरा हरा। लेकिन जैसे ही उसको पहली वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है, लाल गोभी जैसे लिए पौधा, पौधा रोपिएगा ना, बीज अंकुरित होगा तो उसका रंग हरा रहेगा, 4-5 पत्ती तक भी हो गया तो हरे रहेगा। लेकिन जैसे उसको अम्लीय वर्षा लग गया, एक बार वर्षा हो गया तो उसके बाद उसका रंग धीरे धीरे बदलने लगेगा और वो लाल जो है ना, वो गुलाबी, वो हरा जो है कैसे बन जाएगी, लाल गुलाबी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, लाल गुलाबी, यानी वह अम्लीय का सूचक हो गया। क्या हो गया, आप समझे कि वैसे पदार्थ जो किसी विलयन की प्रकृति बताने में सक्षम हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सूचक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किसी विलयन की प्रकृति, यानी अम्ल है या भस्म है, ये बताने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे हम लोग। चलिए इसी तरह से धातु से वो अभिक्रिया करती है। देखिए जितने भी अम्ल है ना वो धातु से अभिक्रिया करती है। अभी हमने बताया था कि मान लीजिए कोई अम्ल है H2SO4, कोई भी धातु लीजिए, धातु मान लीजिए Fe लोहा, तो बनाएगा कौन चीज, FeSO4, FeSO4 प्लस क्या बनाएगा, H2, नहीं, यानी धातु से अभिक्रिया करता है। यानी धातु से अभिक्रिया करने का मतलब समझिए कि धातु को जंग लगा देती है, नहीं लगा देती है। आप घर पर लाते होंगे लोहा खरीद करके, कितनी चमचमाती रहती है, नहीं रहती है, लेकिन उसको पानी में छोड़ के देखिए वर्षा में, यानी वह अम्लीय है, वर्षा कैसा होता है हमारा, अम्लीय है, और उसको छोड़ दीजिएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, वो धुंधला हो जाएगा, भूरा भूरा हो जाएगा, जंग लगने लगेगी। यानी कहने का अर्थ है कि धातु ना अम्ल से क्या कर दिया, अभिक्रिया कर लिया। धातु अम्ल जो है धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से भी अभिक्रिया करती है। जितने भी धातु होते हैं वह कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से भी अभिक्रिया करती है। अब कहेगा सर जी कार्बोनेट क्या है, तो देखिए कार्बोनेट का मतलब हुआ Na2HCO3, ये हमारा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये क्या हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप कहते हैं ये खाने वाला सोडा। ये क्या हमारा NaH क्या होगा, NaHCO3। अब इसको किसी अम्ल से अभिक्रिया कराइए, HCl, किससे कराइए, HCl, तो बनेगा NaCl। क्या बनेगा, NaCl प्लस बनाएगी जल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगी, जल प्लस CO2। अब क्या समझे कि कोई भी कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, ये बाइकार्बोनेट कहलाती है। कार्बोनेट का मतलब हुआ Na2CO3, Na2CO3, ये भी किसी से अभिक्रिया कर ले, चाहे H2SO4 से अभिक्रिया कर लेगी तो बनाती है सोडियम सल्फेट, Na2SO4। थोड़ा सा बेंच को ना उधर किया करिए, बेंच आ जाता है बहुत आगे तो हमको खड़ा होने में दिक्कत हो रहा है। हाँ तो क्या बता रहे थे, Na2SO4 ये हमारा क्या है, सोडियम सल्फेट है। तो आपने देखा कि कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, उससे भी हमारा क्या करता है, अम्ल अभिक्रिया करता है। आगे हमारा है धातु के ऑक्साइड से भी क्या करती है, अम्ल अभिक्रिया करते हैं। जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं ना उससे भी, यानी अम्ल के आपने क्या क्या गुण देखा, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तीव्रनाशक विषैले होते हैं, सूचक होते हैं, अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देती है, धातु के साथ अभिक्रिया करती है ना, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करती है। क्लियर। तो अब चलते हैं हम लोग, इसी तरह से भस्म के भी गुण हैं। जैसे आपने देखा अम्ल का गुण है, उसी तरह से भस्म के गुण। नंबर 1, भस्म स्वाद में कैसा होता है, कड़वा। अगर आपसे कोई पूछे कि भस्म कैसा स्वाद में, कड़वे होते हैं। ये भी तीव्रनाशक विषैले होते हैं। ये भी आपके बॉडी में आ जाएंगे ना भस्म, तो आपको ना दर्द महसूस होती है, पीड़ा महसूस होगी। अब कहेगा सर जी नहीं समझे, देखिए चूना होता है ना, खाते हैं ना चूना, खैनी वाला, ये भी क्या है, एक प्रकार का भस्म है। ये प्रकार का क्या है, भस्म है। अब देखिए, अब मान लीजिए पुताई कर रहे हैं घर की, कभी कभी नहीं बताए थे कि हम लोग दिवाली के दिनों में घर की पेंटिंग करते हैं तो उसमें पुताई करते हैं। पुताई करते हैं, एगो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा निकल करके उड़ करके पानी उसका आंखों में पड़ गया, नहीं पड़ गया, तो आपको जलन महसूस होती होगी, होती है ना। क्या है इसका मतलब, अरे वो भस्म है,
वो क्या एक प्रकार का भस्म है जिसके कारण तीव्र महसूस होता है। इसी तरह से आप खैनी खाने वाले लोगों को देखिएगा, ज्यादा अगर चूना अगर मुंह में रख गया तो उसका जीव यार कट फूट जाता है, नहीं कट जाता है। इसका मतलब है कि वो भी क्या है हमारा तीव्रनाशक और विषैला, यानी जो भस्म है ना वो तीव्रनाशक विषैले होते हैं। ये भी सूचक के रूप में उपयोग होता है। किसके रूप में? सूचक। अभी बताए थे कि नीले लिटमस पत्र पर अम्ल डालेंगे तो लाल हो जाएगा, लेकिन लाल वाले पर डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? वो नीला हो जाएगा। किसके कारण? भस्म के कारण। तो ये भस्म को पहचानने के लिए किसका उपयोग? सूचक, यानी भस्म सूचक के रूप में आते हैं। भस्म के साथ धातु की अभिक्रिया, अभी तुरंत बताए कि जितने भी भस्म है ना वो धातु के साथ भी अभिक्रिया करती है और क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, इसी तरह से याद रखेंगे ये जो होते हैं ये कैसा ऑक्साइड बनाते हैं? धात्विक ऑक्साइड, सॉरी भस्म जो है धातु के साथ कैसा बनाएंगे? क्षारीय ऑक्साइड। धातु के साथ अम्ल बनाएगा अम्लीय ऑक्साइड, वो अम्लीय ई भास्मिक। ठीक है, आगे हैं अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है। इसी तरह से ऑक्साइड के भस्म की अभिक्रिया, तो आपने देखा कि भस्म के गुण कौन कौन? तो भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं, तीव्रनाशक विषैले होते हैं, सूचक के रूप में या अम्ल से अभिक्रिया करके उदासीन विलयन बनाते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो हम लोग भस्म और अम्ल के गुणों के बारे में देख रहे थे। अब हमें पढ़ना क्या है समझते हैं। देखिए अम्ल और भस्म की शक्ति, अगर आपसे पूछे कोई कि अम्ल और भस्म की क्या शक्ति है, देखिए हर अम्ल एक जैसा नहीं होता है, हर अम्ल एक जैसा नहीं होता है। कुछ अम्ल का पावर कम होता है, कुछ का पावर ज्यादा होता है, नहीं होता है। जैसे बैटरी वाला जो पानी होता है देखे होंगे, इसको एसिड कहते हैं, वो सल्फ्यूरिक अम्ल है, याद रखेंगे। बैटरी में जो पानी है ना, बैटरी अम्ल क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। आपसे परीक्षा में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे। यानी कि हमारी जो बैटरी में अम्ल है, बैटरी में जो पानी है वो कौन सा अम्ल है? बैटरी अम्ल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है। वो क्या है? देखिए अब वो इतना विषैला होता है, इतना तीव्रनाशक होता है कि अगर आपके बॉडी पर ना अगर उसका छिटका पड़ जाए तो अंग भी गल जाती है। हम बचपन में हम लोग थे तो एक बार एक हमारे पड़ोस में एक गांव में एक झगड़ा हुआ, ठीक है, और वो व्यक्ति ना बैटरी बनाता था जिसके यहाँ, बस दूसरा पार्टी जब उसके घर पर चढ़ गया तो देखा कि अब हमारा जान बचना मुश्किल है, तो बैटरी बनाने वाला जो अम्ल रखे हुए था पानी, वो पानियों को कटोरी से छिटका देना शुरू कर दिया। जो जो आया उसके सब मुंह पर पारते गया। एक आदमी को ना पूरे मुंह पर परा दिया पूरा एकदम अच्छा से, जो पड़ गया ना कि उसका नाक आंख और सब गल गया। समझिए, ये कान तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, मुंह और ठोड़ और सब गल गया, आंख और ऐसे अनाक और गल गया। वो जिंदा था। हम लोग बाद में देखे, बाद में आया था, हमारे बगल में मुखिया जी का घर था, तो मुखिया जी के यहाँ जब आया था वो पंचायती के लिए, तब हम लोग देखे थे उसको, गए थे, हल्ला हुआ था, गए थे देखने के लिए। उसका नाक आंख और दिखाई नहीं पड़ रहा था, जिंदा था, मरा नहीं। नहीं तो कहने का अर्थ है कि वो अम्ल जो होता है ना, कोई ज्यादा पावर वाला होता है, कोई कम पावर वाला। यही अम्ल और भस्म की क्या हो गई? शक्ति हो गई। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अम्ल और भस्म की शक्ति। अब अम्ल और भस्म में एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। प्रबल का मतलब जिसमें ज्यादा शक्ति होगा उसको प्रबल अम्ल कहेंगे, और जिसमें अम्लों का गुण कम होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? दुर्बल अम्ल। अम्ल है लेकिन अम्ल का गुण अगर ज्यादा है तो क्या बोलेंगे हम लोग? प्रबल। अम्ल का गुण कम है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? दुर्बल। क्या बोलेंगे हम लोग? दुर्बल। तो प्रबल समझ गए, दुर्बल समझ गए। कोई पूछे प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल का गुण ज्यादा, अम्ल का गुण ज्यादा तो उसको प्रबल अम्ल। अगर कहे दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल का गुण कम तो उसको कहेंगे हम लोग दुर्बल अम्ल। कोई दिक्कत? अब चलते हैं सांद्र और तनु की बात करते हैं। सांद्र किसे कहते हैं, तो देखिए अम्ल का पूछे या भस्म का पूछे, तो अम्ल और सांद्र में क्या देखिए, तो सांद्र का मतलब होता है कि मान लीजिए 10 लीटर आपने कोई विलयन बनाया, कोई पानी और कुछ मिलाए, तो उसमें अगर 9 लीटर अगर पानी है और 1 लीटर अम्ल हो, अम्ल या भस्म, तो इसको कहिएगा तनु, तनु विलयन। याद रखेंगे। देखिए पानी ज्यादा अम्ल या भस्म कम, तो तनु। लेकिन अगर उल्टा कर दीजिए, 9 लीटर कर दीजिए, 9 लीटर अम्ल या भस्म और 1 लीटर पानी कर दीजिए, तो इसको कहिएगा सांद्र। क्या बोलेंगे हम लोग? सांद्र। अम्ल का मात्रा ज्यादा होगा विलयन में तो सांद्र विलयन, अम्ल का मात्रा कम होगा तो तनु विलयन। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं बात को? सांद्र विलयन किसे कहेंगे, तो वैसे विलयन जिसमें जल की मात्रा कम होगी, जल की मात्रा, अम्ल और लवण की मात्रा ज्यादा होगी, तो उसको कहेंगे सांद्र विलयन। क्या बोलेंगे हम लोग? सांद्र। तनु विलयन किसे कहेंगे, तो वैसे विलयन जिसमें जल की मात्रा होगी ज्यादा, जल की मात्रा ज्यादा और
अम्ल और भस्म की मात्रा कम होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तनु। क्या बोलेंगे, तनु विलयन। तनु याद रखेंगे, तनु में होता है जल ज्यादा, अम्ल होती है कम। सांद्र में होती है अम्ल या भस्म ज्यादा और जल कम। अब यहां से एक क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछता है कि अगर तनुकरण करते हैं, तनुकरण करते हैं तो हम लोग अम्ल को ही जल में क्यों मिलाते हैं। देखिए तनुकरण करने के लिए एक मान लीजिए ऐसे एक बीकर हमारा रखा हुआ है, एक बीकर यहाँ रखा हुआ है, इसमें 1 लीटर जल है, 1 लीटर जल है, इसमें 1 लीटर अम्ल है और 9 लीटर जल है। तो अब ई उठा के इसमें डालिएगा कि इधर वाला उठा के इसमें डालिएगा, बताइए। पानी उठा के अम्ल में डालिएगा कि अम्ल वाला उठा करके पानी में डालिएगा। नियम क्या कहता है कि हम लोग जब तनुकरण करते हैं तो अम्ल उठा करके डालते हैं। पहला बात तो ये समझिए कि ये उठाने में आपको हल्का होगा, नहीं होगा, तो अगर डालिएगा तो आपको आसानी से डाल पाइएगा। तो एक बात तो ये कि हम किसको डालेंगे, अम्ल को उठाएंगे, नहीं उठाएंगे, और किस में डालेंगे हम लोग, जल में डालेंगे। लेकिन ये तो हो गया मूर्खा भाषा। किताब की भाषा क्या कहता है, देखिए मान लीजिए अगर आप उल्टा कर देते हैं, ई उठा करके इसमें डालते हैं, पानी को उठा करके किस में डालते हैं, अम्ल में डालते हैं, तो ये अम्लीय है, जैसे ऊपर से पानी डालिएगा तो छिटका मार सकता है, गिरेगा फड़क से, तो अम्ल ही ज्यादा गिरेगा, उठेगा। अम्ल उठेगा तो आपके मुंह पर पड़ जाएगा, तो हो सकता है खराबी, नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप ई इसमें डालिएगा तो 9 लीटर पानी में थोड़ा थोड़ा जल जा रहा है, अम्ल, ये अम्ल गिर रहा है, 9 लीटर में थोड़ा थोड़ा अम्ल क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो जैसे जैसे गिरेगा अम्ल का गुण धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि 9 लीटर में मिल गया ना, तो उसका गुण क्या हो गया है, कम गया है। तनुकरण करने में किसका उपयोग करेंगे, हम लोग अम्ल को जल में मिलाएंगे, न कि जल को अम्ल में मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे हम लोग, अम्ल को जल में मिलाएंगे। तनुकरण करने के लिए किसको करेंगे हम लोग, अम्ल को जल में मिलाएंगे। कोई दिक्कत, तो आप समझ रहे हैं कि परबल का मतलब पावर और दुर्बल का मतलब कम। तनु का मतलब पानी की मात्रा ज्यादा, सांद्र का मतलब अम्ल या भस्म की मात्रा ज्यादा। इसी तरह से दुर्बल और प्रबल भस्म कहेगा तो समझ गए कि जिस भस्म में शक्ति ज्यादा तो उसको कहेंगे हम लोग प्रबल भस्म, और जिस भस्म में शक्ति कम उसको बोलेंगे हम लोग दुर्बल भस्म। यहां तक किसी को दिक्कत, तो आगे हमारा जो भी वीडियो आएगा उसको भी देखते रहेंगे। आज तक का इतना ही। अगर हमारी वीडियो से आपको सीख मिली हो तो समझ ही रहेंगे क्या कहना चाहते हैं हम। वही आप जहाँ वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे एक काले रंग का लिखा हुआ गोल में देख रहे हैं ना, लिखा हुआ SUB यानी सब्सक्राइब। क्या लिखा हुआ है वो, क्या देख रहे हो, कहने का मतलब क्या समझ रहे हो, उसको टिक्का लगा दो और घंटी आ जाएगा उसके बाद, तो घंटी भी बजा देना। देखो हमारे सामने मंदिर है ना, उसमें भी घंटी बज गया, तो तुम भी बजा देना, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो हम लोड करेंगे ना तो तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं मिलेगी, अपने आप तुम्हारे मोबाइल में पहुंच जाएगा और तुम्हारा कुछ जाएगा भी नहीं, उससे कुछ बिगड़ता बनता नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा पैसा खर्च हो जाएगा ज्यादा, इसलिए कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।